नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। ये देखिए, पहला टॉपिक है हम लोगों का। देखिए, जो पदार्थ है, पदार्थ को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो एक तो चालक होगा, एक अचालक होगा और एक होगा अर्धचालक, ठीक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड, जो एक चालन बैंड होता है और एक संयोजी बैंड है। देखिए, दो विशेषता है कि चालन बैंड क्या होता है, भरा होता है। दूसरी बात क्या है कि चालन तथा संयोजी बैंड के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, रिक्त स्थान नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। देखिए, चालन बैंड इसमें भरा होगा, इसमें खाली होगा, पूर्णतः खाली होगा, और इसमें भरा भी हो सकता है या आधा भरा हो सकता है। गैप की बात करें, गैप चालन और संयोजी बैंड के बीच नहीं होगा या तो कम होगा, और इसमें क्या होता है, बहुत गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। एक वर्जित ऊर्जा स्तर होता है और इसमें गैप थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा। देखिए, चालन बैंड के लिए Eg का मान है ना 0 होता है, लेकिन अगर हम बात करें अचालक के लिए तो Eg का मान इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और अर्धचालक के लिए Eg का मान लगभग 1 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, याद रखिएगा कि संयोजकता कितनी होती है, +4 होती है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक में कोई अपद्रव्य नहीं होगा। जब किसी भी अर्धचालक में अपद्रव्य न हो तो उसे हम कहते हैं निज अर्धचालक, मतलब शुद्ध होगा अपने आप में। बाह्य का मतलब बाहर से कोई चीज मिलाया गया होगा, ठीक है, तो वो अपद्रव्य होगा। और इसमें अपद्रव्य मिला होता है, अपद्रव्य इसमें मिला होगा। ये दो तरह का हो सकता है, एक होगा आपका पी टाइप और एक होगा एन टाइप। देखिए, पी टाइप में दिख रहा है ना, पी खाली है, गैप है, यानी इसमें संयोजकता 3 वाला अपद्रव्य होगा और इसमें संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य मिला होगा। इसमें जो आवेशवाहक कोतड़ होता है, खाली जगह हो जाता है, और इसमें क्या होते हैं, आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी, ठीक है, पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में सारे के सारे कोतड़ होते हैं, और एन टाइप में क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं,
है ना, इनके वजह से क्या होता है, आवेश बढ़ता है। देखिए जब कभी पी टाइप को विशेष विधि द्वारा एन टाइप के साथ मिलाया जाए, जब कभी भी पी टाइप को विशेष विधि द्वारा, देखिए पी टाइप को, जो पी टाइप है एन टाइप है, इन दोनों को क्या किया जाता है कि विशेष विधि द्वारा जब मिला दिया जाए, ठीक, तो इसी को कहते हैं पी एन संधि डायोड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पी एन संधि डायोड या अवक्षय परत का बनना। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ मिलाया जाए तो इसे हम पी एन संधि डायोड कहते हैं। देखिए पी में सारे के सारे कोतड़ होते हैं, ठीक है, और एन में क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धन आवेशित होते हैं, इनके ऊपर धन आवेश होता है और इनके ऊपर ऋण आवेश होता है। जैसे हम धन को, जैसे ही हम धन को ऋण से मिलाते हैं तो देखिए जो संधि है, संधि के पास एक दूसरे की ओर लोग भागने लगते हैं, और जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे के करीब जब आते हैं तो जो होल है, होल यह संधि के पास आता है। देखिए हर होल ये चाहता है कि उसे इलेक्ट्रॉन मिले, और इलेक्ट्रॉन सोच रहा है कि मुझे कहीं से होल मिल जाए, और हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। जब विशेष विधि द्वारा हम पी टाइप को एन टाइप से मिलाते हैं तो जितने पी क्षेत्र में होल होते हैं एन की तरफ, और एन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पी की तरफ गति करते हैं। तो संधि के पास दोनों की मुलाकात हो जाती है, और संधि के पास जब मुलाकात होती है तो होल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घुस जाता है, और घुसने के बाद ठीक है, एक पतली परत का निर्माण करता है, और एक पतली परत का निर्माण करता है, और इसी को कहते हैं अवक्षय परत, जिसकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर मानी जाती है। अब इस परत का निर्माण करते हैं, ठीक है, और जब इस परत का निर्माण होता है तो इसके एक तरफ कोतड़ों की अधिकता है, और एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इसके वजह से एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। तो जो पतली परत बनती है उसे अवक्षय परत, और विभव प्राचीर क्या है, एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश के कारण क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड या अवक्षय परत से क्या समझते हैं आप। जब पी टाइप को एन टाइप के साथ विशेष विधि द्वारा मिला दिया जाए तो इसे हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब इसकी व्याख्या आप करेंगे कि जब पी टाइप को एन टाइप से मिलाया जाता है तो पी टाइप में उपस्थित कोतड़ एन की ओर गति करते हैं, और एन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी की ओर गति करते हैं। संधि के पास दोनों की मुलाकात होती है, और एक पतली उदासीन परत का निर्माण होती है, और इस पतली उदासीन परत को अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत के एक तरफ धनावेशों की संख्या यानी कोतड़ों की संख्या की अधिकता है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता है। इसके वजह से एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसको देख के बता ही दिया आपको। नेक्स्ट, अब देखिए अग्र अभिनत और विपरीत अभिनत। अगर कभी भी पी एन संधि डायोड को, पी एन संधि अगर डायोड है, अगर इसको बैटरी के प्लस सिरे को, ठीक है, देखिए बैटरी का अगर प्लस सिरा पी से जोड़ दिया जाए, देखिए अग्र नमो अग्र, अग्र का मतलब प्लस, किससे जोड़ेंगे, पी टाइप से, और एक उत्क्रम है, उत्क्रम अभिनत, उसमें प्लस किस में जुड़ेगा, एन टाइप से।
उल्टा। अब देखिए जब प्लस पी से जुड़ रहा है, दोनों पी पी हैं, मतलब धारा बहेगी, ठीक है। और इसमें धारा या तो नहीं बहेगी या तो अल्प धारा बहेगी, ठीक है। अब देखिए पीएन संधि डायोड को हम इससे दिखाते हैं, ये साइन है पीएन संधि डायोड को शो करने का, ठीक है। कभी भी परिपथ में हम पीएन संधि डायोड को इससे दिखाते हैं, है ना। ये देखिए इधर से जो है बाण जा रहा है और इधर जो है यहाँ पे, ठीक है। इसको पीएन संधि डायोड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अर्ध तरंग रिष्टकारी के रूप में देखिए पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। देखिए ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में बन सकता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर में हमेशा दो कुंडली होगी, है ना। और यहां लगा देते हैं पीएन संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड हो गया और इसको ला के यहाँ ऐसे जोड़ दिया जाता है और बीच में लगा दिया गया लोड प्रतिरोध, ये RL है लोड प्रतिरोध, और यहाँ से निकाल कर निर्गत वोल्टेज इसको बना दिया गया और एक प्राथमिक कुंडली है। देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें समझते हैं। देखिए दिष्टकारी होता क्या है। दिष्टकारी एक ऐसा यंत्र होता है जो AC को DC में बदलता है। AC को DC में बदलने वाले यंत्र को दिष्टकारी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें कितने प्रकार का होता है तो ये दो प्रकार का होता है। एक अर्ध तरंग होता है और एक होता है पूर्ण तरंग। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखिए जब आधे ही तरंग को, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, इसकी दिशा बदलती रहती है, तो आधे वाले को अगर दिष्ट में बदल दे तो अर्ध, जब दोनों को बदल दे तो इसे कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है, पीएन संधि डायोड। तो आप इसके संरचना में क्या क्या लिखेंगे। संरचना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें एक क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसकी जो प्राथमिक कुंडली होती है वह निवेशी, क्योंकि यहां से धारा जा रही है अंदर इसीलिए इसका नाम हो गया निवेशी। AC वोल्टेज कहते हैं, निवेशी AC वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। और इसके जो द्वितीयक कुंडली है, इसकी जो द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली, इससे एक पीएन संधि डायोड जुड़ा होगा और इसके साथ एक लोड प्रतिरोध जुड़ा होगा और एक निर्गत DC वोल्टेज जुड़ा होता है। ये देखिए इसको कहेंगे निर्गत, क्योंकि यहाँ से दिष्ट धारा निकलेगी इसलिए DC, और इसको कहेंगे निवेशी क्योंकि अंदर जा रही है धारा यहाँ से, और इसको कहेंगे AC, ठीक है। इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। अब देखिए क्रिया विधि ये कैसे काम करता है। तो आप कहेंगे प्रथम अर्ध चक्र में, देखिए जैसे हम धारा भेजते हैं तो प्रथम अर्ध चक्र में A धनात्मक हो जाता है, A क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और इसके वजह से जो डायोड है पीएन संधि डायोड है ना, इसका प्लस सिरा जुड़ जाता है। देखिए प्लस सिरा है, ये धनात्मक हो जाता है
और इसके वजह से क्या होता है, ये ऐड हो जाता है प्लस सिरा से, और प्लस से सिरा ऐड होगा तो अग्र अभिनत, यानी यहाँ आपको धारा प्राप्त होगी। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में जो सिरा ए है ये माइनस हो जाएगा। अब ए पहले माइनस था, प्लस हो गया, दिशा बदल गया, तब ए आपका ऋणात्मक हो जाता है। और इसके वजह से ये ऋणात्मक जब प्लस से जुड़े तो इसको कहते हैं उत्क्रम, और उत्क्रम में आपको धारा नहीं मिलेगी, इसमें धारा नहीं मिलती है। ठीक है, इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए, ये इसका आरेख है। ये एसी धारा है, लगातार चल रही है, और डीसी धारा क्या हुआ, प्रथम अर्धचक्र में आपको धारा मिली है, अगले अर्धचक्र में नहीं मिलेगी, यहाँ पे धारा नहीं मिली, फिर धारा मिलेगी, फिर धारा नहीं मिलेगी। ये डीसी हो गया आपका, और ये हो गया आपका एसी। ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। सबसे पहले संरचना लिखेंगे। इसमें एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, जिसके एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जिसका प्राथमिक कुंडली निवेशी प्रत्यावर्ती धारा का कार्य करता है, और इसके द्वितीय कुंडली से एक पीएन संधि डायोड, एक लोड प्रतिरोध और एक निर्गत वोल्टेज जुड़ा होता है। ठीक, क्रिया विधि में क्या लिखेंगे कि जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रथम अर्धचक्र में ए धनात्मक हो जाता है, जो प्लस से जुड़कर अग्र अभिनत का निर्माण करता और हमें यहाँ पे धारा प्राप्त होती है। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में ए ऋणात्मक होने के कारण यह प्लस से जुड़ता और उत्क्रम अभिनत का निर्माण करता और हमें धारा प्राप्त नहीं होता है। देखिए, प्रथम अर्धचक्र में यहाँ धारा मिल रही है, द्वितीय अर्धचक्र में धारा आपको नहीं मिली है, फिर मिली है, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं अर्धतरंग दिष्टकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है, सेम, एकदम सेम है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, देखिए सारी की सारी रचना वही है, सेम। इसमें भी एक ट्रांसफार्मर है जिसका एक सिरा क्या होगा, प्राथमिक कुंडली, और दूसरा द्वितीयक होगा। अब इसके दोनों सिरों पर, द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों पर दो डायोड लगे होते हैं, इसमें दो डायोड लगे होते हैं, और यहां बीच में लग जाएगा लोड प्रतिरोध। ठीक, तो इस तरह से देखिए, तो ए निवेशी हो गया, ए आपका निर्गत हो गया, है ना। यहां हम लिखेंगे निर्गत डीसी वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए, इसको हम D1 कहेंगे, इस वाले को, और इस वाले को कहेंगे D2, और यहाँ पे हो गया A और B। अब सब कुछ वही है, देखिए संरचना में वही लिखेंगे। संरचना में आप लिखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर, इसके प्राथमिक कुंडली, निवेशी एसी वोल्टेज, और इसका जो द्वितीयक कुंडली, ठीक, द्वितीयक कुंडली में जुड़ा होगा पीएन संधि, पीएन संधि पीएन संधि डायोड D1 और D2, लोड प्रतिरोध, और फिर निर्गत वोल्टेज। ठीक, और इसकी क्रिया विधि में,
क्रिया विधि में देखिए पहली बार प्रथम अर्धचक्र में जब प्रथम अर्धचक्र में धारा जाएगी तो ए धनात्मक होगा, ए धनात्मक होगा और ये ऐड हो जाएगा D1 के प्लस सिरे से, अग्र अभिनत का निर्माण होगा और आपको धारा प्राप्त होगी। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में B प्लस हो जाएगा, यानी ये B वाला प्लस हो जाएगा, तब ये जुड़ेगा D2 से, D2 के प्लस सिरे से जुड़ेगा और यहां से भी करंट क्या होगी, जाएगी, तो ए यहां पे बन जाएगा अग्र अभिनत और यहां पे भी धारा प्राप्त होगी, अर्थात दोनों में जो है धारा प्राप्त होगी। ठीक है, ए देखिए AC है और ए क्या है, DC। प्रथम अर्धचक्र में भी आपको धारा यहां मिलेगी, फिर दूसरे वाले में भी D2 से धारा मिल रही है, फिर तीसरे वाले में भी आपको धारा मिल रही है, फिर चौथे वाले में भी आपको धारा मिल रही है। तो इसको हम AC कहेंगे और इसको कहेंगे DC। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए LED क्या है ना, LED का फुल फॉर्म पूछता है कि लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं इसको, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। ठीक है, यह अग्र अभिनत द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो है अग्र अभिनत द्वारा जुड़ा होता है। इस तरह से ये बैटरी हो गई, अग्र अभिनत का मतलब प्लस वाले से जुड़ा होगा, है ना। जब विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे तो इससे क्या होता है, ये प्रकाश उत्पन्न होता है, इस तरह से ये प्रकाश उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं LED। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को लाइट ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, बल्ब में, संकेतक में और डिस्प्ले बोर्ड में इसका यूज होता है। ठीक है, रिमोट में भी होगा इसका रिमोट। ठीक है, इसका देखिए इसकी उपयोगिता अधिक क्यों है, उपयोगिता अधिक क्यों है। पहली बात तो इसमें कम ऊर्जा खर्च होती है, कम ऊर्जा खर्च होगी। दूसरी बात जो है, यह जल्दी फ्यूज नहीं होता है ना, खराब नहीं होता है। अगर खराब हो भी रहा है तो थोड़ा बहुत चेंजिंग करके इसको फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए बिजली की खपत कम होगी, कम ऊर्जा यानी बिजली की खपत कम होगी। ठीक, ये आगे देखिए फोटो डायोड है, ये धारा को जो है, ये धारा को बनाए रखता है, रखने का कार्य कर रहा था फोटो डायोड। ठीक है, ये भी एक PN संधि डायोड होता है और यह उत्क्रम अभिनत द्वारा जुड़ा होता है, उत्क्रम अभिनत, याद रखिएगा कि ये उत्क्रम अभिनत द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट जेनर डायोड है ना। जेनर डायोड क्या करता है कि वोल्टेज को ना तो बहुत ज़्यादा कम होने देता है ना तो बहुत ज़्यादा होने देता है। ये भी PN संधि डायोड होता है, PN संधि डायोड है और ये भी क्या होता है, उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत द्वारा जुड़ा होता है। देखिए एक है आपका LED और एक है फोटो डायोड और एक है जेनर डायोड। ठीक, जेनर डायोड है। देखिए LED क्या करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा, ये धारा को बनाए रखता है और जेनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को बनाता है, वोल्टेज को
न बहुत ज़्यादा अधिक होने देगा, न बहुत ज़्यादा कम होने देगा। ठीक है, जेनर वोल्टेज बनाए रखता है, जेनर वोल्टेज बनाए रखता है। ये तीनों के तीनों क्या है, पीएन संधि डायोड से बने हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम सोलर सेल भी ले लेते हैं, सोलर सेल, है ना। सोलर सेल क्या करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कर रहा होता है। ठीक है, ये देखिए अग्र अभिनत द्वारा जुड़ा होता है और ये दोनों उत्क्रम अभिनत द्वारा। इतना याद रखिएगा, छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड। तो ये तीनों के तीनों पीएन संधि डायोड है। एलईडी अग्र अभिनत द्वारा जुड़ा होता है, फोटो और जेनर उत्क्रम अभिनत द्वारा जुड़ा होता है। सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलिए, देखिए सोलर सेल को बता ही दिए। अब समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक, देखिए समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, है ना। जब क्रमांक समान हो, जब क्रमांक समान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जब भार समान हो, ऐसे परमाणु जिनके भार क्या हो, समान हो। और सम न्यूट्रॉनिक, जब न्यूट्रॉन समान हो। ठीक, देखिए समस्थानिक का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं और इसको ट्राइटियम कहते हैं। ये ट्राइटियम है। ठीक है, अब ऐसे ही आप कार्बन का ले सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ऐसे आप क्लोरीन का ले सकते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ठीक है, 17 क्लोरीन, 35 37, यहाँ 6 6। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, समस्थानिक हैं। समभारिक क्या होगा, समभारिक में अगर आप लेते हैं तो समभारिक में हो जाएगा आपका आर्गन 40 और कैल्शियम, ये भी 40 होता है। 18 आर्गन 40 होता है, 20 ये आपके क्या है, समभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक में अगर आप लेते हैं एग्जाम्पल, तो सम न्यूट्रॉनिक में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 1H2 सॉरी 1H3 और 2He4, है ना। हीलियम और ट्राइटियम, इन दोनों में कितने होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए समभारिक हो गया, है ना। अब नेक्स्ट नाभिकीय बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाभिकीय बल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने वाले बल। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है और नाभिक में समस्त धनावेश और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने का काम जो कर रहा होता है, एक इनके ऊपर बल लग रहा होता है। ठीक है, और जो बल लग रहा है उसी बल को हम कहेंगे नाभिकीय बल। देखिए सीधा सीधा शब्द पे जाइए, नाभिकीय बल, नाभिक के द्वारा, नाभिक के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं, या वह बल जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है उसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। देखिए इसकी विशेषता आपसे पूछा गया है, इसकी विशेषता आपसे पूछा गया है ना। तो इसकी क्या विशेषता है, नाभिकीय बल, ये देखिए बहुत प्रबल होता है, प्रबल बल होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसका परास बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बहुत दूरी तक नहीं, बहुत लिमिट दूरी है, यानी इसका परास
कम होता है, कम दूरी तक काम करता है। ठीक, इसके बाद क्या है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है ना, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, देखिए ना तो ये वैद्युत बल है और न ही क्या है, गुरुत्वीय बल है। आपसे पूछता है कि नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग नाभिकीय अपक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। देखिए नाभिकीय अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें नाभिक भाग ले, उसे हम नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और एक होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब जो नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाएगा और अपार ऊर्जा मिलेगी। जो ऊर्जा मिलेगी उसे विखंडनीय ऊर्जा कहेंगे। और संलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा, इसमें छोटे छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक। संलयन, संलयन का मतलब होता है मिल जाना, विखंडन का मतलब होता है टूट जाना। यहाँ विखंडन है, यहाँ पे क्या है, संलयन है। तो जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटे तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और प्राप्त हुई ऊर्जा को हम विखंडनीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय संलयन क्या है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करें और अपार ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, और प्राप्त हुई ऊर्जा को हम संलयित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये है। देखिए इसका उदाहरण क्या है, परमाणु बम और परमाणु भट्ठी, परमाणु भट्ठी। और इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम और सूर्य के अंदर होने वाली अपक्रिया, सूर्य के अंदर की ऊर्जा। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं नाभिकीय विखंडन की, है ना। तो आइए देखते हैं नाभिकीय विखंडन। देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में जब हम 92 यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्रिप्टॉन बनेगा, बेरियम बनेगा और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। और कहा जाता है कि 190 लगभग 200 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा निकलती है ना, ये ऊर्जा निकलती है। क्रिप्टॉन बनेगा, बेरियम बनेगा और 3 न्यूट्रॉन बनेगा, है ना। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखिए ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 92 यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन की बमबारी, तो 56 बेरियम 144, 36 क्रिप्टॉन 89 आपका ए बन गया, और इसके बाद 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं और अपार ऊर्जा लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, तो देखिए नाभिकीय विखंडन को या यूरेनियम के विखंडन को श्रृंखला अपक्रिया कहा जाता है, को क्या कहते हैं, श्रृंखला अपक्रिया। ठीक है, अब श्रृंखला अपक्रिया क्या है, यूरेनियम का विखंडन ही श्रृंखला अपक्रिया कहलाता है ना। अब इसको देखते हैं। देखिए जब 92 यूरेनियम 235 पे मंद गति के न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो क्रिप्टॉन बनेगा, बेरियम बनेगा और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है,
ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 यूरेनियम का भी खंडन करेंगे और इस तरह से फिर क्रिप्टॉन, फिर बेरियम, फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, फिर क्रिप्टॉन, फिर बेरियम, फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, फिर क्रिप्टॉन, फिर बेरियम, फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक, अब इस तरह से देखिए 9 न्यूट्रॉन हो गए। आगे चल के यह 9 यूरेनियम का भी खंडन करेंगे और 9 यूरेनियम का भी खंडन होगा ऐसे, ठीक है। और इस तरह से आगे जब जाएंगे आप तो 27 न्यूट्रॉन प्राप्त होगा और यह 27 यूरेनियम का भी खंडन करेगा और इस प्रकार से यह अपक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। तो देखिए यह अपक्रिया एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती है, इसीलिए इस अपक्रिया को हम श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। आपसे पूछेगा कि श्रृंखला अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसी को आपको लिखना पड़ेगा कि जब 92 यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो क्रिप्टॉन, बेरियम और 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। अगले 3 यूरेनियम का भी खंडन करते हैं, 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, जो 9 यूरेनियम का भी खंडन करके 27 न्यूट्रॉन प्राप्त करते हैं। यह अपक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाती है और चूंकि यह अपक्रिया आगे श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ रही है, इसीलिए इस अपक्रिया को हम श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं। एक शब्द में कहें तो यूरेनियम के विखंडन को ही श्रृंखला अपक्रिया कहा जाता है। ठीक, अब देखिए श्रृंखला अपक्रिया के प्रकार। श्रृंखला अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक नियंत्रित, एक अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, अनियंत्रित, और एक होता है नियंत्रित। नियंत्रित, ठीक है। जो नियंत्रण में ना हो वह अपक्रिया, जो नियंत्रण में ना हो वह अपक्रिया जो नियंत्रण में हो, नियंत्रण में हो। ठीक, अब नियंत्रण कैसे करते हैं, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को नियंत्रित नहीं किया जाता है ना, इसमें नियंत्रित कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया या मानव विनाश में इसका उपयोग करेंगे और इसका उपयोग क्या होगा, मानव विकास में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इससे असीमित ऊर्जा निकलती है, इतनी ऊर्जा निकलेगी कि हम अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, इससे सीमित ऊर्जा निकलती है। ठीक है, देखिए इसका परमाणु बम बनाने में, परमाणु बम में, ठीक है, किया जाता है, जबकि इसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में या कहते हैं परमाणु भट्ठी में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करें और अपार ऊर्जा निकालें, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। देखिए जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसके साथ साथ अपार ऊर्जा निकालते हैं। ये देखिए नाभिकीय संलयन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ 1H1 1H1 है, ठीक है, यहाँ आप रख दीजिए 1H4, ठीक है, सॉरी 2He4 कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें अपार ऊर्जा निकलेगी। ये हो गया आपका नाभिकीय संलयन। इसका अगर उदाहरण लेंगे आप तो इसका उदाहरण है हाइड्रोजन बम और सूर्य के अंदर होने वाली अपक्रिया, सूर्य के अंदर होने वाली अपक्रिया।
हाइड्रोजन बम और सूर्य के अंदर होने वाली अपक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य के अंदर होने वाली अपक्रिया को तापनाभ अपक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, सूर्य के अपक्रिया, सूर्य के अपक्रिया का कारण, सूर्य के ऊर्जा का कारण है ना, क्या कारण है। देखिए मुख्यतः नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। यह होने के लिए उच्च ताप की जरूरत होती है, लगभग 10⁻⁷ अंश सेल्सियस ताप की जरूरत होती है। इसीलिए सूर्य वाली अभिक्रिया को ताप नाभ अभिक्रिया कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि सूर्य के नाभिक में अपक्रिया होने के लिए उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको हम ताप नाभ अपक्रिया कहते हैं। देखिए सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन भी होता है, नाभिकीय विखंडन भी होता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का उपयोग जो है नाभिकीय संलयन में किया जाता है, और नाभिकीय संलयन से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि वही ऊर्जा हमें प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य के अंदर जो नाभिकीय संलयन होता है वह उसके लिए दो मत हैं, है ना। अपक्रिया के संबंध में नियम, तो देखिए दो नियम, एक कार्बन साइकिल है, ठीक, और एक कहलाता है आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। देखिए जब कार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे कार्बन साइकिल कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन साइकिल क्या है, जब सामान्य तरीके से हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। देखिए दोनों में 1H1 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 है, ठीक, और यहाँ हीलियम बनेगा, ठीक है, न्यूट्रिनो, और इसके बाद क्या होगा, अपार ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, कार्बन साइकिल में कार्बन की उपस्थिति में होगा विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से। प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा कि किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होगी, यह खुद से होगा, और इसमें भी विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस सूर्य के अंदर दो जो अपक्रियाएं होती है नाभिकीय संलयन, उसको हम दो रूपों में बांट सकते हैं, या उसके लिए उसके संबंध में दो मत हैं, एक कार्बन साइकिल है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर, देखिए 1942 में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर फर्मी, अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर फर्मी ने पहली बार नाभिकीय रिएक्टर का खोज किया, है ना। फिर ठीक 10 साल बाद 1952 में भारत में डॉक्टर जहांगीर भाभा ने की अध्यक्षता में किया गया, और इसकी स्थापना होता 1956 में ट्राम्बे अप्सरा नाम से। ठीक है, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, जिसमें यूरेनियम का विखंडन करके, यूरेनियम का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। देखिए इसकी संरचना क्या है,
संरचना। सबसे पहला है परिरक्षक, दूसरा है ईंधन, तीसरा है नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ें, फिर क्या है मंदक, तीसरा है, ठीक है, नेक्स्ट पांचवा शीतलक। ठीक है। अब देखिए देखिए इसमें क्या होता है, एक मोटी दीवार होती है, इसके चारों ओर क्या होता है, एक मोटी दीवार होगी, ठीक है, एक मोटी दीवार होगी, चारों ओर एक मोटी दीवार होती है, और इस दीवार को हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। इस तरह से देखिए चारों ओर क्या होता है, एक मोटी दीवार होती है। ठीक, इस मोटी दीवार को हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं, है ना। इसमें देखिए यूरेनियम की छड़ें होती हैं, इन छड़ों को हम ईंधन कहते हैं, है ना। यूरेनियम की छड़ें होती हैं, इन छड़ों को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें कैडमियम की छड़ें होती हैं, इसमें कैडमियम की छड़ें होती हैं, है ना, ऐसे जो है कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं। ठीक, इस तरह से क्या है, कैडमियम की छड़ है। और कैडमियम के छड़ों के ऊपर, है ना, कैडमियम के ये छड़ है, इनके ऊपर क्या होता है, ग्रेफाइट लगा होता है, इस तरह से ये ग्रेफाइट, ठीक है। देखिए इसको हम कहेंगे परिरक्षक, है ना। कहेंगे कि इसके चारों ओर एक मोटी दीवार होती है, ठीक है, एक मोटी दीवार होती है, और इस दीवार को हम कहते हैं परिरक्षक। तो ये मोटी दीवार है, यहाँ काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। ठीक, यह ईंधन क्या है, इसमें जिस पदार्थ का विखंडन किया जाता है, जिसका विखंडन किया जाता है उसे हम कहते हैं ईंधन, और ईंधन के रूप में हम यूरेनियम और पोलोनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नियंत्रक क्षण क्या है, न्यूट्रॉन की गति को, न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम नियंत्रक क्षण कहते हैं। देखिए इसमें जो न्यूट्रॉन है, अगर वह मंद गति का न्यूट्रॉन होना चाहिए विखंडन के लिए, तब हम क्षण लगा हुआ है इसमें, कैडमियम की क्षण, और एक कैडमियम की क्षण है, इन्हें हम कहते हैं नियंत्रक क्षणें, एक कैडमियम की बनी हुई है ना। और ये मोटी दीवार है, इसको कहेंगे परिरक्षक। ठीक, इसके ऊपर देखिए एक अलग से परत चढ़ी है, ग्रेफाइट की छड़ है, इसको हम कहते हैं मंदक, है ना।
तो मंदक क्या है? जो न्यूट्रॉन के गति को, न्यूट्रॉन को की गति धीमा करता है उसे हम मंदक कहते हैं। मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आज मैक्सिमम नाव के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक। अब शीतलक क्या है? इसके अंदर इतनी ज्यादा ऊष्मा बन जाती है कि ऊष्मा निकलने के लिए, ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इसके अंदर ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए, देखिए यहां पे क्या है, यहां से एक नली है, इस तरह से ऐसे आप बना देंगे, ठीक है, और इस तरह से यहां पे संघनित्र हो गया, और ए हो गया, ये पानी इसमें भरा हुआ है, ये संघनित्र है। और यहाँ पे लगा होता है ट्वियर, यहाँ पे ट्वियर लगा हुआ है, ठीक है, इसको ट्वियर कहते हैं, ये संघनित्र है। ठीक। और यहाँ पे एक ऐसे निकास नली लगा हुआ है जहाँ से गैस निकल रही है, और यहाँ पे लगा हुआ है टरबाइन, और यही टरबाइन चला के क्या होता है, बिजली पैदा किया जाता है। ठीक। इस तरह से टरबाइन बना हुआ है, ये टरबाइन लगा हुआ है। देखिए इसके चारों ओर मोटी दीवार है जिसे परिरक्षक कहते हैं। इसमें जिस पदार्थ का विखंडन होता है उसे हम ईंधन कहते हैं। ईंधन के रूप में यूरेनियम और पोलोनियम का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे नियंत्रक क्षण कहते हैं। मंदक क्या है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे मंदक कहते हैं, मंदक कहते हैं। ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए, ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं शीतलक, और शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल एक ऐसा पदार्थ है जो मंदक और शीतलक दोनों के रूप में यूज होता है। भारी जल हवा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब देखिए क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि, अगर इस रिएक्शन को चलाना होता है तो केवल हम नियंत्रक क्षणों को बाहर कर लेते हैं। एक भी इसमें न्यूट्रॉन अगर है तो वह तुरंत क्या करता है, यूरेनियम का विखंडन करता है। 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, फिर 3 का विखंडन करेगा, फिर 9, ऐसे करते करते यह क्रिया इतनी तेजी से बढ़ जाती है, इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि अलग से न्यूट्रॉन डालने की जरूरत नहीं होती है। अब इतनी ज्यादा ऊष्मा बन जाती है कि इसको बाहर निकालने के लिए ये ट्वियर की सहायता से इसके अंदर जल या भारी जल को प्रवाहित किया जाएगा। और जब इसमें जल, एक मिनट, देखिए जब भारी जल इसमें डालेंगे तो यहां से क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे, यहां से जैसे आप भारी जल को डालते हैं यहां से क्या होता है, तुरंत भाप बाहर आता है। अब जब भाप बाहर आएगा तुरंत ऊष्मा यहाँ से बाहर आती है, और ऊष्मा जब बाहर आती है तो यहाँ पानी है, इतना ज़्यादा ये भाप बन जाता है, और जब भाप जाता है तो इस टरबाइन को चलाएगा और इससे बिजली पैदा होती है। यह इसकी क्रियाविधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सूर्य का ऊर्जा आपको बताई दी कि सूर्य के अंदर जो प्रक्रिया है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है और कार्बन चक्र है। ठीक। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अगला टॉपिक हम लोगों का है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? देखिए इसकी खोज है ना, इसकी जो खोज है 1887 में वैज्ञानिक हर्ट्ज द्वारा किया गया है ना। जब निश्चित
जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो धारा बहती है उसे हम प्रकाश धारा कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर किसी भी धातु की सतह से, धातु है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर इस पे आप ऊर्जा प्रकाश डालते हैं और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है तो इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और विद्युत धारा बहने लगेगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, अब इसके संबंध में जो प्रयोग किए हर्ट्ज, है ना, लेनार्ड और मिलिकन, ठीक है, इनका प्रयोग है। अब प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया और उसी निष्कर्ष से नियम बनाया गया जिसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम तो कहेंगे 5 नियम, है ना, हर्ट्ज, लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोगों से जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उसी निष्कर्ष को नियम के रूप में लिया गया और उसी नियम को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम कहते हैं। आपको एकदम याद होना चाहिए, आपके पेपर में 100% ये आएगा, ये आया इससे रिलेटेड इसकी व्याख्या है। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम में एक आ गया, देखिए इसके अंदर क्या है, अगर आप प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो प्रथम नियम में एक आ गया, प्रथम नियम में कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का दर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का दर तीव्रता के अनुकमानुपाती होता है। ठीक, लेनार्ड और मिल्कन ने देखा कि जब ज्यादा तीव्रता का हम प्रकाश डालते हैं तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का दर तीव्रता के अनुकमानुपाती होता है। दूसरा, अगर हम बात करें द्वितीय नियम की, है ना, द्वितीय नियम क्या है? गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तीव्रता चाहे आप बढ़ाइए चाहे घटाइए, गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तीसरा नियम, तो गतिज ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो किस पर गतिज ऊर्जा कैसे बदलेगी? तब तो गतिज ऊर्जा पर प्रभाव आवृत्ति के कारण पड़ता है, यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक, आवृत्ति बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, आवृत्ति कम करेंगे गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। देखिए चौथा नियम क्या है? चतुर्थ नियम, चतुर्थ नियम में आप कहेंगे देहली आवृत्ति को परिभाषित करेंगे और आप कहेंगे कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक, और पंचम नियम क्या है? समय पश्चता का नियम, समय
पश्चता का नियम, है ना। जैसे आप प्रकाश डालेंगे, जैसे आप प्रकाश डालेंगे वैसे ही क्या होगा, निकलने लगेगा इलेक्ट्रॉन। यानी प्रकाश डालने और इलेक्ट्रॉन निकलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब देखिए आइंस्टीन का विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का विद्युत समीकरण, कुछ पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, धातु में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पाएगा, पहली चीज तो ये जानिए, सूर्य से जो ऊर्जा आती है वह छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है, और उन बंडलों को हम फोटान कहते हैं। और फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक है। ठीक, अभी जब ऊर्जा आएगी, इसको जब ऊर्जा मिलेगी तो यह ऊर्जा क्या होती है, यह ऊर्जा मिलेगी तो यह यहाँ से बाहर निकलेगा, वही ऊर्जा लेकर वह बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ से निकलकर सतह तक आने में जितनी ऊर्जा खत्म करेगा वही कहलाएगा कार्य फलन। अब जो ऊर्जा बची होगी उसी से डांस करते हुए आगे जाएगा, तो इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर देखा कि जो फोटान ऊर्जा होती है जब इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वही ऊर्जा कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में परिणित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं, अपने प्रयोगों से इन्होंने देखा, है ना, प्रयोगों से इन्होंने देखा, क्या देखा कि फोटान ऊर्जा, ठीक है, फोटान ऊर्जा, फोटान ऊर्जा का मान देखिए, फोटान ऊर्जा सूर्य से मिलने वाली, या सूर्य से मिलने वाली जो फोटान ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को दी जाती है तो दो रूपों में बदल जाती है, एक तो कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा। तो एक तो होगा कार्यफलन और दूसरा होगा गतिज ऊर्जा। अब देखिए फोटान ऊर्जा को एच न्यू कहते हैं, कार्यफलन को डब्ल्यू कहते हैं और गतिज ऊर्जा को के कहते हैं। ठीक, अगर इतनी ही ऊर्जा निकले कि यहां से यहां तक बस आ पाए तब, और केवल इतना ऊर्जा आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकल पाए, तो उसको कहते हैं हम देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति का प्रकाश डालने पर केवल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, केवल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अर्थात के बराबर क्या होगा, 0। तब एच न्यू डब्लू के का मान 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे तब एच न्यू बराबर डब्लू, ये हो गया आपका। ठीक, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, एच न्यू बराबर डब्लू की जगह एच न्यू नॉट प्लस के। अब के इक्वल टू, है ना, के रहने देते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन कर लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट, और के बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, या हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए गतिज ऊर्जा का ये फार्मूला है, तो इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन समीकरण। ठीक है, अब आपसे प्रश्न करेगा, देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या, और चौथा है दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। ठीक, अब हम बात करते हैं, है ना, इसकी व्याख्या करते हैं, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम है इसकी हम व्याख्या करते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है, आइंस्टीन से, आइंस्टीन
नियम से व्याख्या। अगर हम पहले नियम की व्याख्या करें तब, है ना, तो आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर देखा, क्या देखा कि जब कभी हम तीव्रता बढ़ाते हैं, अगर प्रकाश की आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो बंडल यानी फोटान की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, देखिए तीव्रता बढ़ाएंगे फोटान की संख्या बढ़ेगी, एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, फोटान की संख्या बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे यानी उत्सर्जन दर क्या हुआ, बढ़ गया। उत्सर्जन दर मतलब एक सेकंड में कितना निकल रहा है। तो यही आपका पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि जब तीव्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तीव्रता बढ़ाने पर फोटान की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। फोटान की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन अधिक निकलने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अधिक निकलने लगते हैं तो उत्सर्जन दर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब दूसरे नियम की हम बात करते हैं, दूसरे नियम की, है ना। अब बात करते हैं दूसरे नियम की व्याख्या। दूसरे नियम में क्या है, देखिए जब कभी हम तीव्रता बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को जब कभी बढ़ाएंगे आप, तो फोटान की संख्या बढ़ेगी, है ना, फोटान की ऊर्जा नहीं। जब फोटान ऊर्जा नहीं बढ़ रही है तब बताइए गतिज ऊर्जा ये भी नहीं बढ़ेगी। ये आपका दूसरा नियम। ठीक, तब गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, अब देखिए तीसरे नियम की व्याख्या। जब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं, कहेंगे कि आइंस्टीन ने प्रयोगों के आधार पर देखा कि जब आवृत्ति बढ़ाया जाता है तो फोटान की संख्या नहीं बढ़ेगी, फोटान की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो फोटान की जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो कार्यफलन के रूप में तो निश्चित रूप से व्यय हो गई निश्चित एनर्जी, अब जो बच रही है सब गतिज ऊर्जा हो गई। तो इसी के कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो ये आपका तीसरा नियम हो गया कि आवृत्ति बढ़ाने पर फोटान की ऊर्जा बढ़ती है और इसी की वजह से क्या होता है, गतिज ऊर्जा। तीसरा नियम क्या कहता है कि आवृत्ति पे जो है गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। अब चौथा नियम क्या है, चौथा नियम में आप कहेंगे कि अगर हम दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश लेते हैं, प्रकाश लेंगे तो होगा क्या, के बराबर जो आप निकाले हैं एच न्यू नॉट, ए माइनस में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जब ए बड़ा हो जाएगा ए छोटा हो जाएगा, बड़े में छोटे में से बड़ा वाला घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी गतिज ऊर्जा माइनस हो जाएगी। और अगर गतिज ऊर्जा माइनस होगी तो इसका मतलब सीधा सा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि माइनस में अंदर है। तो जरूरत यह है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, पांचवें नियम में देखा गया कि जब कभी फोटान ऊर्जा जाती है, जैसे टच होती है नैनो सेकेंड से भी कम समय में अपनी ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पाएगा तुरंत वह वहां से बाहर निकलने लगता है। ठीक, तो जो फोटान ऊर्जा होती है वह तुरंत इलेक्ट्रॉन को मिलती है और इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको इस चैप्टर में जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक, देखिए एक बार फिर से देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसकी खोज वैज्ञानिक हर्ड, लेनार्ड और मिल्टन प्रयोग पर ही किया गया था। तो इसमें 5 नियम है। पहला नियम, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर तीव्रता पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का होने पर कभी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा।
जैसे कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई समय पश्चता नहीं होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन डालते हैं वैसे ही क्या होता है, जैसे प्रकाश डालते हैं इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। आइंस्टीन के समीकरण से इसकी व्याख्या की जा रही है। तो आइंस्टीन पहले कहा गया कि जब कभी तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटॉन की संख्या बढ़ती है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अधिक निकलने लगते हैं। अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जन दर क्या होता है, बढ़ जाता है। तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉन की संख्या बढ़ेगी, फोटॉन की ऊर्जा नहीं, इसीलिए गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आवृत्ति बढ़ाते हैं तो फोटॉन की ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरा नियम आपका, दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति रखने पर आइंस्टीन के समीकरण में माइनस प्राप्त होता है, और माइनस प्राप्त होना इस बात को सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं जब दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आप डालेंगे। फोटॉन जो अपनी ऊर्जा होती है ट्रांसफर करने में नैनो सेकेंड से भी कम समय लेता है, यानी जैसे वह अंदर गया अपनी ऊर्जा तुरंत ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन तुरंत वहां से भागने लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रकाश के जाने में इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक है, फिर आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए। देखिए ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं दहली आवृत्ति, है ना। वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। एक होता है दहली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, कहिएगा अधिकतम आवृत्ति, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे हम दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक होता है कार्यफलन, कार्यफलन इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में लगी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में लगी ऊर्जा को हम कार्य फलन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्ध्य, कार्यफलन। एक है फोटॉन ऊर्जा। देखिए सूर्य से या प्रकाश, कहिए प्रकाश बंडल के रूप में आगे बढ़ती है, बंडल के रूप में आगे बढ़ती है, और इसी बंडल को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वह h न्यू होती है, इसी को हम फोटॉन ऊर्जा कहते हैं। एक फोटॉन के पास जितनी ऊर्जा होगी उसे फोटॉन ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा हमेशा h न्यू होती है, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक, और न्यू क्या है, आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, इसी को हम फोटॉन सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को फोटॉन सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कार्यफलन सब हो गया, है ना। अब देखिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। देखिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति, है ना। देखिए प्रकाश के अंदर क्या होता है, दोनों प्रकृति होता है, कणिका का भी गुण होता है और तरंग का भी गुण होता है। इसको मानने वाले पहले वैज्ञानिक हैं दे ब्रॉगली। ठीक है, कि इसके अंदर कणिका का भी गुण होता है, तरंग का भी गुण होता है। देखिए कणिका सिद्धांत से, कणिका सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, और इससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई, रमन प्रभाव की व्याख्या की गई, है ना। और इसके बाद जो है रमन प्रभाव,
टिंडल इफेक्ट की व्याख्या की गई, टिंडल प्रभाव, और क्रॉम्पटन 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 ये 4 नियम की व्याख्या कणिका सिद्धांत से की गई। ठीक है। और तरंग सिद्धांत से बात करेंगे तो परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक, इन सारे नियमों की व्याख्या जो है तरंग सिद्धांत से की जाती है। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक। अब देखिए दे ब्रॉगली, सारे लोग प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। दे ब्रॉगली ऐसे वैज्ञानिक है, कहें यही नहीं कि प्रकाश में दोनों गुण होते हैं, बल्कि कणों के अंदर भी गुण होता है। ठीक। देखिए द्रव्य कण, कहें कि जो कोई पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो एक कण तो है ही है, कण का गुण तो इनके अंदर है ही है, लेकिन ये जो कण है ना, ये तरंग का गुण भी प्रदर्शित करते हैं, और इनके इस तरंगों को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं, है ना। कणों के तरंगों को द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक। और द्रव्य तरंग की द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य को दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण। देखिए आइंस्टीन का समीकरण क्या कहता है, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है। आइंस्टीन का समीकरण कहता है कि जब किसी पदार्थ को हम नष्ट करते हैं तो वह ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, E बराबर mc²। जबकि अभी अभी हमने देखा कि फोटॉन ऊर्जा सिद्धांत या क्या कहता है कि एनर्जी जो है h न्यू के बराबर होती है। देखिए दोनों जो एनर्जी है आपस में बराबर हो जाएगा, h न्यू। यहाँ से हम m का वैल्यू अगर निकालें तो h न्यू बाई c² हो गया। ठीक है। बस अब हमें क्या निकालना है, संवेग। हम जानते हैं कि संवेग P बराबर द्रव्यमान गुने वेग यानी प्रकाश का चाल, और द्रव्यमान का मान है आपका h न्यू बाई c² इंटू यहाँ c है, एक c कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ P हो गया h, देखिए a न्यू नीचे चला आएगा c बाई न्यू, और a होता है आवृत्त तरंगदैर्ध्य, इसको हम कहते हैं तरंगदैर्ध्य। तो P ध्यान दीजिए h इतना के बराबर होता है लैम्डा, बस लैम्डा ऊपर आएगा, h P नीचे। P क्या है, संवेग, इसको कहेंगे m भी, इसी को हम कहते हैं दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समीकरण इसको कहा जाता है। ठीक। एक बार फिर से देखते हैं, सीधा सा आपको देखना है, ई ने क्या, आइंस्टीन ने क्या बताया, ई बराबर mc²। फोटॉन सिद्धांत ने क्या बताया, h न्यू, यहाँ से m निकाल लीजिए, h न्यू बाई c²।
देखिए एच न्यू बाई सी स्क्वायर। अब हमें चाहिए संवेग एम भी यानी प्रकाश का चाल। अब m का मान यहां से रख दीजिए h न्यू, यहाँ प्रकाश का चाल है ही है, नीचे भी प्रकाश का चाल, एक कैंसिल हो गया। देखिए इतना के बराबर होता है 1/लैम्डा, h बाई लैम्डा हो गया यहाँ p, बस यही फार्मूला हो गया आपका, लैम्डा बराबर h बाई p। इसी को हम दे ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नाभिक की, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, है ना। देखिए 1911 में रदरफोर्ड, गाइगर और मर्सडेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, देखिए पहले नाभिक की खोज हुई, तो नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा किया गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक्सपेरिमेंट गाइगर मर्सडेन दे चुके थे, गाइगर और मर्सडेन। गाइगर और मर्सडेन ने इसको, इसकी व्याख्या ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन निष्कर्ष फॉर्म में रदरफोर्ड ने निकाला। तो नाभिक की खोज का श्रेय जो है रदरफोर्ड को जाएगा, है ना। देखिए जब धातु के पतली पन्नी पर, सोने धातु की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बमबारी किया गया तो क्या देखा गया, तो अधिकांश अल्फा कण जो है सीधे चले गए, अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, अधिकांश अल्फा कण सीधे गए। ठीक, कुछ अल्फा कण जा रहे थे, थोड़ा सा मुड़कर चले गए, से जा रहे थे थोड़ा सा मुड़कर चले गए, है ना। थोड़ा विक्षेपित होकर चले गए कुछ अल्फा कण, बहुत कम, बहुत 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 कम, बहुत कम वापस आ गए। ठीक, कुछ ऐसे भी थे कि जो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पे चले आए। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये देखा गया कि जो बल है, बल वह ज्यादा दूरी है तो कम बल लग रहा है, जैसे जैसे पास आ रहा है वो दूरी बढ़ जा रही है। तो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अलग अलग धातु से एक कोण पर अलग अलग अल्फा कण प्राप्त होते हैं। ठीक, अगर हम इसी कोण पर ले तो सोने से अगर 100 मिल रहे हैं तो चांदी से कुछ और मिलेंगे, किसी और से कुछ और मिलेंगे। ठीक है, एक ही कोण पर, एक निश्चित कोण पर अलग अलग धातुएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला, अधिकांश कण अल्फा कण सीधे चले गए, मतलब परमाणु में क्या होता है, अधिकांश भाग खाली होता है। थोड़ा सा विक्षेपित होकर चले गए, है ना। देखिए थोड़ा सा विक्षेपित होकर चले गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं धन कण है। बहुत कम जिस रास्ते पे गए थे उसी पे वापस लौट गए, इसका मतलब अति सूक्ष्म भाग है, अति सूक्ष्म, अति सघन भाग है, और इसी भाग का नाम क्या रखा गया, नाभिक। एक कूलाम के नियम का पालन करता है, जो दूर वाले थे वो थोड़ा कम विक्षेपित हुए, पास वाले ज्यादा विक्षेपित हुए, यानी दूरी के बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे सिद्ध हुआ कि नाभिक में
धन कणों की संख्या अलग अलग होती है, धन कणों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, ठीक है। तो परमाणु मॉडल में 3 मॉडल है, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, ठीक। तो सबसे पहले थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर ने, ठीक है। 1998 में थॉमसन ने दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि परमाणु जो है तरबूज के जैसा होता है, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करने के बाद 1911 में प्रस्तुत किया। व्याख्या करने के लिए सूर्य का प्रयोग किए, ग्रहों का, इसीलिए इनको मॉडल को हम सोलर मॉडल भी कहते हैं। और बोर के परमाणु मॉडल को, क्योंकि ये क्वांटम संख्या के आधार पर दिया गया, तो इसे क्वांटम मॉडल या क्वांटम संख्या मॉडल कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। आप लोग इसे 2 से 3 बार चलाकर देखें, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल से बताए हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की वजह से कभी भी आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।